तो आज से हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। टाइम थोड़ा कम ही है तो स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। शुरू से हम देखते हैं। जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लेटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है। और जो लेटिन भाषा की जो कम्युनिकेयर शब्द है और कम्युनिस जो शब्द है उससे ये कम्युनिकेशन लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू शेयर, अर्थात जानकारी को उपलब्ध करवाना। जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हमेशा जानकारी या सूचना का आदान प्रदान ही कर रहे होते हैं। चाहे हम कभी कभी खुद से भी बात कर रहे होते हैं तो हम किसी जानकारी या जो सूचना हमारे पास है वो ही उसके बारे में हम सोच रहे होते हैं, या हम किसी अन्य व्यक्ति से जब बात कर रहे होते हैं तो हम जानकारी का आदान प्रदान कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी मैं हूँ आपके साथ कम्युनिकेशन के ऊपर आपसे जानकारी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इससे पहले आपको उपनिषद की जानकारी मिल रही थी। तो ये हमारा कम्युनिकेशन आ जाएगा। और ये जो मतलब कि ये पहली लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा कभी कभार हमेशा क्वेश्चन बनते ही हैं, आते ही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कम्युनिकेशन किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से पूछ लेगा आपसे कि रिसर्च किस भाषा से लिया गया है, लर्निंग किस भाषा से लिया गया है, टीचिंग किस भाषा से लिया गया है, एजुकेशन किस भाषा से लिया गया है। ये सब मतलब कि आप लोग याद कर लेना, ये जो वर्ड है किस भाषा से लिए गए और किन से बने, ये पूछ लेता है यूजीसी वाला। फास्ट तो नहीं हो रहा? नहीं भैया। नहीं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम सामान्य शब्दों में देखें तो संचार से आशय वाणी, लेखन या संकेतों के माध्यम से विचारों, तथ्यों, सूचना एवं संदेश आदि का आदान प्रदान एवं उनको सरल बनाना है। कि जब भी हम संचार कर रहे हैं तो हम वाणी के द्वारा कर रहे होते हैं। ठीक है, या तो हम पत्र लिखते हैं या मैसेज जो हम टाइप कर रहे हैं वो करते हैं। गेस्चर, पोस्चर, संकेतों के माध्यम से हम क्या कहते हैं कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ट्रैफिक लाइट भी एक कम्युनिकेशन का वो है, वो आपको संकेत दे रही है कि आप रुकिए। ठीक है। और जब इनके माध्यम से जब भी कोई विचार हुआ, तथ्य हुआ, जब सूचना हुई, इनका आदान प्रदान चल रहा है तो ये कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है। अब आती है कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस। आज हम जो पढ़ेंगे पहले मैं आपको बता दूं कि डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और संचार की विशेषताओं को आज हम देखेंगे। ठीक है। डेफिनेशन के अगर हम देखी जाए बात करें तो एलन लुइस ने परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि संचार उन सभी चीजों का योग है जिसका उपयोग एक व्यक्ति तब करता है जब वह दूसरे व्यक्ति के मन में समझ उत्पन्न करना चाहता है। अर्थात कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर एक समझ उत्पन्न करना चाहते हैं। कि मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ, मेरे मन में ये है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आए। ठीक है। और इसके लिए मैं जितने भी साधनों का, उपकरणों का यूज कर रहा हूँ, जैसे कि मोबाइल फोन का, हेडफोन का, इंटरनेट का, आप तक बात पहुंचाने के लिए, तो वो सब, उन सभी चीजों को मिलाकर वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाएगा, ऐसा एलन लुइस कहते हैं। ठीक है। अब जॉर्ज टेरी जॉर्ज टेरी ये कहते हैं कि संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। कि दो व्यक्तियों के बीच जब कोई तथ्य हुआ, मतलब कुछ फैक्ट्स हुए, विचार हुए या फीलिंग्स होती हैं, जब भी वो लोग आपस में उनका आदान प्रदान कर रहे हैं तो वो भी कम्युनिकेशन है। ये मतलब एकदम सरल चीज है, बेसिक चीज है, ये आप लोगों को बहुत ही इजीली समझ में आ रही होंगी। अब है पीटर लिटिल कहते हैं कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जानकारी व्यक्तियों और संगठनों के बीच प्रेषित की जाती है ताकि परिणाम एक समझने की प्रतिक्रिया हो। ठीक। इनका ये कहना है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अगले को, वो उस तक वैसे ही पहुंचे, वैसे ही उसका रिजल्ट हो जैसा कि मैंने यहाँ से मतलब कि सामने वाले ने, सेंडर ने भेजा है। ठीक है।
ऐसा ना हो कि बीच में, जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है और उसका अर्थ व्यक्ति कुछ और समझ लेता है। तो इन्होंने संचार को वही कहा है कि जब व्यक्ति जो बात, अपनी मन की बात दूसरे व्यक्ति से कहना चाहता है और वो पूर्ण रूप से वैसे ही उस बात को समझ ले, तब वो कम्युनिकेशन कहलाएगा, उसे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है। अब मान के चलिए कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरे पास साउंड भी है, मैं मुझे बोलना भी आता है, पर मेरे को आपकी लैंग्वेज नहीं आती है जिस लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं। ठीक है, मेरे को उर्दू आती है, फारसी आती है या संस्कृत आती है, आपको वो नहीं आती, या आपको आती है मुझे नहीं आ पाती, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा। ठीक है। तो इस डेफिनेशन में यही बात समझाने की कोशिश की गई है। और जो ये डेफिनेशन है, अभी मैं इसमें से कुछ डेफिनेशन आपके लिए और लेके आऊंगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है, ये मेरा अनुमान है कि आपको कोई डेफिनेशन दे दे और उसमें से फिर ये पूछ लें कि ये बताइए कि ये डेफिनेशन किसने दी है। ठीक है। तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए जो परिभाषा है उनको याद कर लेना आप। अब है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये इसमें से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो इसको बिल्कुल याद कर लेना। कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है, और इसमें जब आप आगे जब मॉडल को समझोगे तो इसको इसका याद होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप इसको समझ लोगे तभी वो चीजें, मॉडल्स वगैरह, वो एकदम आप इजीली समझ लोगे। तो इसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। ठीक है। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है उसमें 7 चरण होते हैं। एक भी चरण नहीं होता है तब हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन नहीं। हम पहचानेंगे जैसे भी, उसको पहचानने की एक पूरी प्रक्रिया है जिसके 7 चरण है। तो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसमें 7 स्टेप होती है। ठीक है। पहली जो है वो है सेंडर कम्युनिकेशन, फिर है दूसरी मैसेज, फिर है थर्ड एनकोडिंग, फिर है फोर्थ मीडिया, फिफ्थ है रिसीवर, सिक्स्थ है डिकोडिंग, और है सेवेंथ है फीडबैक। तो अब एक एक करके हम इनको समझेंगे कि ये चीजें हैं क्या आखिरी में। तो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आता है सेंडर। सेंडर कौन है? सीधी सी अगर हम बात करें, जो मैसेज को भेजने वाला है वो सेंडर है। ठीक है। और जो मैसेज को लेने वाला है वो रिसीवर कहलाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। तो ये दो चीजें आपको तो इसमें वैसे ही क्लियर होती है। अब सेंडर क्या करता है इस प्रक्रिया में? सेंडर, अगर आपको किसी से कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान के चलिए कि आप किसी क्लास में गए हो, कॉलेज में गए हो, है ना, या किसी ऐसी जगह गए हो जहाँ पर बहुत सारे अननोन लोग हैं और आप किसी को नहीं जानते हो, पर आपके मन में एक क्यूरियोसिटी आई, जिज्ञासा आई, या भावना हुई कि मुझे, मेरे को इस व्यक्ति से बात करनी है। किसी एक व्यक्ति से आपको बात करनी है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? क्या आपके दिमाग में आएगा? बताइए, कोई माइक खोल के बताइए कि अगर आपको किसी से बात करनी है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? कोई आवाज आ रही है आप मैसेज। लोगों को? हाँ। हम्म। हाँ, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आएगी कि हम क्या बात करें। कि अब ऐसे तो नहीं एकदम से जाके आप बात करना शुरू हो जाइए, तो हम पहले सोचते हैं ना मानसिक स्तर पे कि हम उस पर वे क्या बात फाइंड करें। करेंगे हाउ टू कम्युनिकेट। जी। कि पहले हम देखेंगे कि हम सोचेंगे अपने मानसिक स्तर पे कि हम बात की शुरुआत कैसे करें। ठीक है। कि ऐसा कि जैसे कि हम बात करना स्टार्टिंग करते हैं कि बहुत सारे लोग, देखा होगा कि आज मौसम कैसा है, अच्छा है, ठीक है, आपका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन, ये सब हम पहले एक धारणा बना लेते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें जो भी हमको किसी नए व्यक्ति से, ठीक है, या किसी जाने पहचाने व्यक्ति से हम बात करने जब जाते हैं, तो हमें पहले हम उसकी धारणा हमारे मानसिक स्तर पे हम जो बना लेते हैं वो मैसेज कहलाता है। ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि हमें बात तो करना है, हमने सोच ही लिया कि हमें सामने वाले से ये पूछना है कि भाई मौसम कैसा है। ठीक है।
तो हमारे मन में दूसरी प्रतिक्रिया ये चलती है मानसिक स्तर पे कि हम उससे कैसे पूछें, हिंदी में पूछें, इंग्लिश में पूछें, किस तरीके से हम उसके पास जाएं या किस तरीके से मतलब फेशियल एक्सप्रेशन रखें। ठीक है, तो ये जो चीजें चल रही हैं, हमने पहले सोच लिया कि हमें ये पूछना है उससे कि आपका नाम क्या है या आज मौसम कैसा है। उसके बाद द्वितीय जो स्टेप है उसमें हमने ये देखा कि हम उससे ऐसी भाषा में बात करेंगे ना जो उसे भी आती हो, है ना। तो ये सब चीजें हम पहले उसका मूल्यांकन करेंगे, तो ये सब चीजें आती हैं आपकी एनकोडिंग में। ठीक है, अब आपने सोच लिया कि हमें इंग्लिश में पूछना है या हिंदी में पूछना है। ठीक है, इसके बाद मान के चलिए वो व्यक्ति आपके पास है, तो आप उससे बोलकर पूछ लेंगे। ठीक है, मान के चलिए वो आपसे दूर है, ठीक है, तो आप उसे टेक्स्ट कर देंगे व्हाट्सएप से, या कोई अन्य माध्यम आप उसके लिए अपना लेंगे। तो वो जो माध्यम आप अपना रहे हैं, ठीक है, या अगर वो व्यक्ति हमसे बहुत दूर है, या अगर हम किसी और संदर्भ में बात करें, तो कोई व्यक्ति हमसे दूर है, तब हम उसके लिए क्या करेंगे, एक चैनल या डाक लिख देंगे, मेल कर देंगे, कुछ तो हम माध्यम का यूज करेंगे ना। तो वो चीज हमारी मीडियम में आ जाएगी। ठीक है, अब आपने मान के चलिए मैसेज टाइप कर दिया, ठीक है, या आपने पत्र लिख दिया और वो चला भी गया डाकिये द्वारा। ठीक है, अब डाकिया जब वो चीज सामने वाले को देगा तो वो रिसीवर कहलाएगा। ठीक है, अब जब वो आपका मैसेज पढ़ेगा, ठीक है, जो भी आपने उसमें लिखा था कि भाई मौसम कैसा है, उसे समझ में आया कि आपने यही लिखा है। ठीक है, तो वो हो गई आपकी एन सॉरी डिकोडिंग, कि जो आपने भेजा है वो वैसे ही समझे। ठीक है, वो आपके मैसेज को पढ़ेगा और अपने अंदर जो समझ विकसित करेगा, जैसे हमने ऊपर वाली वो समझ लेगा। तो बात यहाँ पे खत्म नहीं हुएगी, कम्युनिकेशन यहाँ तक ही नहीं चलता कि किसी ने आपकी बात को समझ लिया, नहीं। जब वो आपको फीडबैक देगा तब आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी। ठीक है, जब तक वो आपको फीडबैक नहीं देगा तब तक कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। कि आप खुद ही सोचिए कि आप अपने दोस्त से मिलने गए हो और वो बात ही नहीं कर रहा है, तो बताइए कम्युनिकेशन होगा क्या? नहीं होगा। आप आओगे, उठ के चले जाओगे, कोई आपसे पूछे भैया उससे बात हुई, तो आप कहेंगे नहीं यार बात ही नहीं हुई। तो ये चीज होगी वो फीडबैक में आएगी कि हाँ जी। ठीक है। तो हम बात करते हैं संचार की विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो संचार की हम पहली विशेषता देखते हैं। जो संचार होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष से यहाँ पे आशय है कि जब हम किसी व्यक्ति के साथ आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप से है। ठीक है, अगर हम किसी इक्विपमेंट का, किसी उपकरण का यूज कर के हम बात कर रहे हैं, कि हम मेल लिख के बात कर रहे हैं या उसे लेटर लिख रहे हैं, तो वो अप्रत्यक्ष संचार के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी विशेषता है कि जो संचार है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल से जो आशय है वो ये है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन वहां पे यूज होता है जहाँ पे नियम हो। ठीक है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम उससे कहेंगे जहाँ हमें किसी नियमों का पालन करना ही ना पड़े। जैसे कि हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, कुछ सोच समझ के बात नहीं करते, कुछ भी बात कर लेते हैं। ठीक है, पर हम अगर जाएंगे कंपनी में, जाएंगे बॉस से हम बात करेंगे, तो हम उस तरीके से नहीं बात कर सकते, आपको परमिशन लेना पड़ेगी बकायदा, तब जाके आप उनसे बात कर पाओगे। ठीक है, तो वो इनफॉर्मल और फॉर्मल में आ जाएगा। जो कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। ठीक है, तीसरी विशेषता ये है कि संचार जो है वो टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस से मतलब कि जो आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें आपको फीडबैक अगर मिल रहा है तो वो टू वे कहलाएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो वो वन वे कहलाएगा। अगर हम बात करें
इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, वो हम खुद से ही बात करते हैं तो उसमें हमें फीडबैक नहीं मिल रहा होता है, तो वो टू वे प्रोसेस में नहीं आएगा। और जो मास कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन के जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे तब भी वो क्या कहते हैं टू वे प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखना। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस है, तो उधर पे आपको टू वे प्रोसेस पे टिक करके आना है। अगर वो पूछते हैं कि मास मीडिया टू वे प्रोसेस है या वन वे प्रोसेस है, तो आपको वन वे प्रोसेस पे टिक करके आना है। ठीक है। फोर्थ जो विशेषता है कि संचार व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं, तथ्यों, संदेश आदि का आदान प्रदान होना अनिवार्य है। ये सही बात है कि जब हम किसी से वार्तालाप कर रहे हैं तो कुछ विचार हो, कुछ फीलिंग्स हो, कुछ फैक्ट हो या कुछ मैसेज हो, तभी तो हम बात करेंगे ना। बिना कारण के तो, कार्य कारण का सिद्धांत तो आपने पढ़ा ही होगा सांख्य में। बिना कारण के तो कुछ होता ही नहीं है, कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो कोई ना कोई कारण होता ही है, या कोई ना कोई हम विचार हम शेयर करते हैं, तो तब वो एक संचार की विशेषता है। अब संचार जो है वो एक अंतहीन सतत प्रक्रिया है, इसे हम रोक नहीं सकते। हमेशा हम कभी खुद से बात कर रहे होते हैं, अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं, अपने आप का ही मूल्यांकन कर रहे होते हैं, या तो फिर हम किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार जो कम्युनिकेशन है वो एक अंतहीन सतत प्रक्रिया है। ठीक है। फिर है सिक्स्थ, संचार में शब्दों के अतिरिक्त प्रतीकों का भी उपयोग होता है, मतलब गेस्चर का प्रयोग होता है। कि जब हम किसी को, जैसे कि गुड का साइन दिखाना हो तो हम अपना थम्स अप दिखा देते हैं। ठीक है। अगर किसी को हमें ना कहना हो तो हम अपनी जो गर्दनें उसे दाएं बाएं करने लगते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जब हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो शब्दों का प्रयोग हो, हम क्या कहते हैं कुछ प्रतीकों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब जो सादी विशेषता है वो ये है कि संचार पूरी तरह व्यापक है, ये हर जगह मौजूद है, विशेषकर प्रबंध के सभी स्तरों में पाया जाता है। तो इधर पे बात की सूचना, मतलब कि सबसे ज्यादा होती है इन्फॉर्मेशन। सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन का खेल है। आप डायरेक्ट किसी से जाके कुछ नहीं बोल सकते, आपको परमिशन लेना पड़ेगी। आपको बॉस से बात करना है तो आपको टीम लीडर से बात करना पड़ेगी। ठीक है। तो इस तरह के अगर हम देखे जाए कंपनी में या मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट में तो हर जगह आपको कम्युनिकेशन मिल जाएगा, और हर जगह स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुए, हर जगह कम्युनिकेशन का यूज तो होता ही है आजकल। ठीक है। फिर अगला पॉइंट ये है कि जो सेंडर है और रिसीवर है, दोनों को एक ही भाषा आनी चाहिए। अलग अलग भाषा आएगी तो होगा ही नहीं, कम्युनिकेशन कैसे होगा? कि आएगी नहीं, समझ में ही नहीं आएगा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, तो कैसे ही कम्युनिकेशन। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है कि संचार में आपसी समझ होना आवश्यक है। मतलब जो मैसेज आप जिस भाव से देना चाहते हो सामने वाले को, उसी भाव से आपका मैसेज ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। कि आपने कहा चलो ठीक, मतलब कि कभी कभी होता है ना कि हम अपने दोस्तों से जो बात कर रहे होते हैं, हम बड़ा सीरियस होते हैं उन चीजों को लिए रहते लेकर, पर हो सकता है कि आपका दोस्त बातों को लेके सीरियस नहीं है ना। आपने उससे कहा कि भाई यार जॉब नहीं लग रही है, कुछ देखो, और वो मजाक में आपकी बातों को उड़ा दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी सीरियस होना चाहिए, जिस टॉपिक पे आप उससे बात कर रहे हो तो उस टॉपिक पे भी वो सीरियस होना चाहिए। मतलब जो जिस भाव में आप उससे बात कर रहे हो, उसी बात में उसे, उस मतलब कि जिस बात में जो शब्द आपने प्रयोग करे, जो भाव आपने दिया, तो उसे भी उसी स्पिरिट में उस चीज को ग्रहण करना चाहिए। वो बात अलग है कि वो समझ ले कि आप सीरियस हो, पर वो बात अलग कर दे तो वो चलेगा। ठीक है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पर। तो जो मुख्य रूप से हमने देखा है वो हिंद के आधार पर कम्युनिकेशन को वर्गीकृत किया गया है, उद्देश्य के आधार पर उस कम्युनिकेशन को वर्गीकृत गया, उसको कम्युनिकेशन को वर्गीकृत किया गया है। अगर हम संदेश
पर देखें तो इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। इंट्रापर्सनल या डायोडिक कम्युनिकेशन, दूसरा है इंट्रा कम्युनिकेशन, थर्ड है ग्रुप कम्युनिकेशन, फोर्थ है मास कम्युनिकेशन। और शैली के आधार पर तरीक फॉर्मल, इनफॉर्मल, दिशा के तरीकों से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले संबंध के आधार पर जो पहला पॉइंट है हमारा वो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य आमने सामने संचार होता है, फेस टू फेस होता है। ठीक है, जब भी आप किसी व्यक्ति से उसके आमने सामने रहकर बात कर रहे हो, फेस टू फेस हो, तो वो आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है। दूसरा ये है कि ये एक आदर्श और प्रभावी संचार है क्योंकि इसमें फीडबैक शीघ्र प्राप्त होता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, ये क्वेश्चन या वॉइस ब्रेक हो रही है। जो है, चलिए ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं, 1 मिनट रुकिए। अभी भी ब्रेक हो रही है वॉइस? अब सही है भैया। हेलो? नहीं अब सर। सही है। हाँ, नहीं है। ठीक है अनुरुचि, नहीं, ठीक है अभी। चलिए हाँ जी ठीक है, आप कंटिन्यू करो। ओके, 1 मिनट और देखता हूँ मैं थोड़ा। चलिए ठीक है, अब आ रही है, क्लियर है वॉइस? हाँ हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। हाँ क्लियर। ठीक है। तो जो हम पॉइंट देख रहे थे कि ये जो इंट्रापर्सनल जो कम्युनिकेशन है उसको आदर्श या प्रभावी कम्युनिकेशन कहा जाता है क्योंकि क्योंकि इसमें फीडबैक जल्दी मिल जाता है कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आदर्श कम्युनिकेशन, आदर्श संचार किसे कहेंगे, तो वो हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है। अब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में ये है कि ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। कि जब भी हम बात कर रहे हैं कंपनियों में भी अगर हम देखा जाए तो हम फेस टू फेस बात करते हैं। ठीक है, चाहे बॉस से हो या अपने दोस्तों से, कंपनियों में भी, तो वो क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा। बस इसकी शर्त यही है कि जो व्यक्ति से आप बात कर रहे हो वो आपके सामने मौजूद होना चाहिए। ठीक है। और इसकी ये विशेषता है कि इसके अंदर क्या बात कही गई है, इससे ज्यादा अहमियत इस बात की होती है कि कैसे बात की गई है। ठीक है। इसमें शब्दों से ज्यादा आपके हाव भाव, आपकी पिच, आपकी वॉल्यूम, आपकी स्पीड, इन सब का ध्यान रहता है। कि मान के चलिए कि किसी ने नॉर्मली बोल दिया, क्या कहते हैं, ठीक है भाई देख लेंगे, है ना, और किसी ने बोला ठीक है भाई देख लेंगे, तो नॉर्मल अगर हम शब्द देखे जाएं तो शब्द वही हैं, पर बोलने का तरीका अलग है। ठीक है। तो व्यक्ति उसी तरीके से, क्या कहते हैं, रिएक्ट करे। अरे यार उसने हमसे तेज आवाज में बात करी थी, मतलब वो बहुत गुस्से में था। ठीक है। धीमी आवाज में बात करी थी, मतलब वो उसका नॉर्मल बिहेवियर था। तो हम शब्द से ज्यादा ये देखते हैं कि उसने किस तरीके से बोला है, ये मैटर करता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में। ठीक है। अब इसकी जो अगली विशेषता है वो ये है कि इस प्रकार का संचार दो लोगों के बीच उनकी स्थिति, भूमिका और कौशल पर भी निर्भर करता है। जब हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि हम दोस्तों से अलग तरीके से बात कर रहे हैं, टीचर से अलग बात कर रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर है, डॉक्टर से हम अलग बात करेंगे। पुलिस ऑफिसर है तो हम पुलिस ऑफिसर से अलग बात करेंगे। अपने पेरेंट्स से अलग बात करेंगे। तो मतलब हर जगह हम देखते, अगर मान के चलिए आप विदेश गए हो, ठीक है, यूएस में हो, तो आप इंग्लिश में बात करोगे। तो ये सब चीजें जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में वो उसको प्रभावित करती है। ठीक है। अब जो इसमें अगला पॉइंट है वो ये है
कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को पैरा लैंग्वेज प्रभावित करती है। पैरा लैंग्वेज में चार चीजें आती है: वॉल्यूम, पिच, स्पीड और क्लियरिटी। पैरा लैंग्वेज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये तीन, मतलब ये जो चारों चीजें हैं वो आपके इंट्रापर्सनल जो कम्युनिकेशन चल रहा है उसको प्रभावित करेंगी। कि मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, लगातार बोले, मतलब कि बिना पोज लिए जब भी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा अंतराल शब्दों के बीच रखना पड़ता है। अगर मैं जल्दी जल्दी बात करूंगा आपसे तो क्या ही समझ में आएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो बात आप तक पहुंचेगी नहीं। ठीक है। अगर बात मान के चलिए आप दूर खड़े हुए हो और मैं धीरे से बोलूंगा तब भी आपको बात समझ में नहीं आएगी, आप तक मैसेज पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है। तो क्लियरिटी भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अभी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही थी और आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो क्या ही जो मैं बोलना चाहता हूँ जब आप तक वो चीज पहुंचेगी नहीं तो क्या ही महत्व रह जाएगा। तो वो हो गई कम्युनिकेशन एक तरीके से। तो इस तरीके से जो पैरा लैंग्वेज हुई वो हमारे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है। ठीक है। तो ये हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो गया है। फिर है हमारा, अनुरुद्ध जी वो सॉरी, इंटरपर्सनल था, है ना? मैं कह रहा था, सॉरी सॉरी, इंटरपर्सनल हो चुका है, अब हम इंट्रापर्सनल पे आते हैं। ओके। ठीक है। ओके। इंट्रापर्सनल जो कम्युनिकेशन है वो एक व्यक्ति के अंदर ही होता है। ठीक है। जब हम खुद से ही बात कर रहे हैं इसमें ना दो व्यक्ति नहीं होंगे, हम खुद ही होंगे। एक ही व्यक्ति है जो हम खुद ही से बात कर रहे होते हैं। ठीक है। मतलब ये जो है कि क्या सही, ये कुछ स्पष्ट करने की या सही गलत या अच्छा बुरा आदि जानने के लिए स्वयं से आत्म अभिविन्यास है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि अरे यार मैंने ये सही किया या गलत किया, है ना, ये अच्छा है या बुरा है। जब हम इस तरीके की बातें खुद से ही पूछते हैं, खुद ही प्रश्नों को उठाते हैं और खुद ही उनका समाधान करते हैं। ठीक है। इसमें हम सेंडर भी खुद है, रिसीवर भी खुद है। तो जो हमारा ये हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है। आपने वाली अगर मूवी देखी हो, साउथ इंडिया की मूवी है डीजे, तो उसमें एक कैरेक्टर है वो अपने आप से ही बात करता है। उसका ये मानना रहता है कि वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है पर उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया होता है। तो वो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है। इंट्रापर्सनल जो कम्युनिकेशन है उसका एक टाइप ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है। ट्रांस पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति है वो आत्मा से, ईश्वर से या देवताओं से बात करता है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है बड़ा ही विचित्र लग रहा होगा आपको, पर हमें इस पे ज्यादा गहन चिंतन नहीं करना है। बस हमें इससे याद रखना है कि जो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन है वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का हिस्सा है, वो इसके अंदर आता है। बस पूछ सकता है आपसे कि बताइए कि ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन किस में आएगा, इंटरपर्सनल में, इंट्रापर्सनल में, मास कम्युनिकेशन में। तो आपको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पे मार्क करके आना है। ठीक है। ये हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हुआ। आगे हम पढ़ते हैं तो हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन आएगा। तो ग्रुप कम्युनिकेशन में जब हम किसी एक उद्देश्य को जब हम किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से चर्चा जब हम कर रहे होते हैं, जब हमारा सभी का उद्देश्य एक होता है तो वो हमारा सामूहिक, क्या कहते हैं, संचार कहलाएगा। अगर अभी हमको सबको नेट निकालना है, जेआरएफ निकालना है, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करें। ठीक है। हमारा उद्देश्य एक है तो वो हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाएगा। इसमें एक चीज और होती है, वो ये होती है कि जब हम ग्रुप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हमारे स्किल्स जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं। कि किसी ने आपका उद्देश्य मान लीजिए जेआरएफ निकालना है, तो जब आप डिस्कशन करोगे तो कुछ बात आपको पता होंगी तो कुछ बात दूसरे को पता होंगी। जब दोनों आप लोगों की बात सामने रखेंगी तो आप भी उनकी बातों को जानोगे, तो आपके अंदर भी कुछ, आपका बिहेवियर चेंज होगा, कुछ नई चीजें आप सीखोगे। ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी ग्रुप कम्युनिकेशन में आ जाएगी। फिर है डी, मास कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में जनसंचार कहते हैं।
जनसंचार में होता क्या है, ये दर्शकों के साथ संचार कहलाता है। जब हम ऑडियंस के साथ, जब हम संचार करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो वो मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। अब ये ध्यान से देखना सुनना, ये आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा कि मतलब कि मास कम्युनिकेशन होता क्या है। कोई यांत्रिक उपकरण जो संदेश को बड़ी संख्या तक पहुंचाता है उसे हम जनसंचार करेंगे कहेंगे। कि कोई, आप यदि आपकी बात को ज्यादा लोगों तक आपको पहुंचाना है तो आप इंट्रापर्सनल में कितने लोगों तक पहुंचाओगे, आपकी एक ही क्षमता है। ठीक है, कि आप कुछ लोगों तक ही अपनी बात को पहुंचा सकते हो, पर आपको अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है तो आप किसी न किसी उपकरणों का यूज करोगे। ठीक है, जैसे कि हम देखें न्यूज़ चैनलों में होता है, एंकर जो है वो अपनी बातों को पहुंचाने के लिए टेलीविजन का यूज करते हैं, एक मतलब कि सोशल मीडिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कि आपने अपनी बात को पहुंचाना है, वीडियो बनाई और डाल दिया, ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। तो ये सब, ये जो चीज है, किसी यंत्र के माध्यम से हम अपना जो संदेश है ज्यादा लोगों तक हमको पहुंचाना है, तो वो मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन से अलग है क्योंकि इसमें शीघ्र फीडबैक नहीं मिलता है। आपने देखा होगा कि अगर आपने जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, उन्होंने मान के चलिए कोई न्यूज़ गलत बता दी, आपको पता है कि उन्होंने ये वाली न्यूज़ गलत बता दी है, तो आप उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए शीघ्र नहीं कर पाओगे, आपको उन्हें पत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, या मेल करना पड़ेगा, और वो भी आपका मेल देखेंगे तब वो आपको रिप्लाई करेंगे, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, इंटरपर्सनल में क्या हुआ कि वो आपके सामने थे, आपने अगर उन्होंने कुछ गलत बोला या आपको कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो आपने तुरंत पूछ लिया, तो वो आपका इंट्रा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आ गया। पर जहाँ पे फीडबैक में टाइम लग रहा है, सर ये इंटरपर्सनल होगा ना? हाँ सॉरी, इंटरपर्सनल में हमेशा इसमें निकल जाता हूँ, थोड़ा 19-20 हो जाता है, इंटरपर्सनल कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू। तो ये इंटरपर्सनल कहलाएगा, है ना। तो आ, तो जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं पर हमें उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है फीडबैक देने में, तो वो मास कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें है कि इसमें हम देखते हैं मास कम्युनिकेशन में कि दर्शकों की प्रकृति कैसी है। ठीक है, जो हम संदेश भेजना चाहते हैं उस पे हम विचार करेंगे कि वो जो संदेश है वो ऑडियंस के हिसाब से भी है क्या नहीं। कि जो, अब देखो ऑडियंस जो है वो अलग अलग स्तरों की है, बच्चे भी हैं ऑडियंस में, युवा भी हैं, वृद्ध भी हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्हें क्या कहते हैं, लिखना पढ़ना नहीं आता है। ठीक है, तो वो समाचार जब वो पढ़ ही नहीं पाएंगे तो उनके लिए समाचार पत्र किस काम का। ठीक है, अब इंटरनेट है, अब हर व्यक्ति तो इंटरनेट नहीं चला पाएगा, तो हमें समाचार पत्रों में, उस समाचार पत्रों के माध्यम से अपना मैसेज उनको देना होगा। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई बड़ी न्यूज़ है ना, जैसे कि बजट है, बजट के बारे में मैसेज आपको मिलती रहती है, सूचना आपको भारत सरकार के द्वारा हमेशा मिलती रहेगी, आप उनको बच्चों को सुनाओ, अब बच्चों को क्या ही समझ में आएगा, वो क्या ही सुनेंगे। ठीक है, तो वो एक बैरियर आएगा। तो इसलिए हमें जो मास कम्युनिकेशन होता है उसमें ये बात ध्यान रखी जाती है कि दर्शकों की प्रकृति कैसी है, कि वो किस एज ग्रुप के हैं या वो उनका स्तर कितना है। तो ये बात मास मीडिया कम्युनिकेशन में ध्यान दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला था कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट्स, ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन को पुनः 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, या उसके 6 टाइप हैं। ठीक है, और इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उसके 4 भाग हैं, 4 प्रकार से है वो। ठीक है, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि भैया इन फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उसके कितने टाइप में दे दिए जाएंगे, 4, 6, 2, 1। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और शायद ये आया भी है प्रीवियस ईयर में। तो फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है, पहले उनके 6 जो हैं
जो उसके अंदर आते हैं उनके हम नाम जान लेते हैं। पहला है चेन नेटवर्क, दूसरा स्टार नेटवर्क, तीसरा सर्कल नेटवर्क, चौथा ऑल चैनल नेटवर्क, पांचवा इन्वर्टेड वी नेटवर्क, फिर है ये वाई लिखा है, वाई नहीं ये अल्फा है, अल्फा नेटवर्क। ठीक है, अब हम इनको एक एक प्रकार से जान लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन से आशय कि जहाँ पे हम कुछ नियमों का, शर्तों का पालन करके कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। पर जब हम किसी नियमों का, शर्तों का जहाँ पे हम पालन नहीं कर रहे होते हैं वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। और जो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं वो हमारे दैनिक जीवन में अगर हम देखा जाए तो कम ही यूज होते हैं। ये जो यूज होते हैं वो कंपनियों में यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चेन नेटवर्क। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, जी भैया। क्लियर है? जी। तो चेन नेटवर्क में होता क्या है, एक हायरार्की होती है, पदानुक्रम। मतलब जो मान के चलिए नॉर्मल एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है, वो टीम लीडर से बात करेगा और जो टीम लीडर है वो बॉस से बात करेगा। इस तरीके की एक चेन होती है। हम डायरेक्ट जाके जो कंपनी निम्न स्तर का कर्मचारी है डायरेक्ट बॉस से, सीईओ से तो बात नहीं कर सकता, या सीईओ है वो नीचे वाले कर्मचारी से बात नहीं कर सकता डायरेक्ट। तो वो बात करने से मतलब ये नहीं कि नॉर्मल जो हम गॉसिप गॉसिप कहते हैं वो चीज नहीं, सूचना का इधर पे रोल है कि ऊपर जो बॉस बैठा है उसे कोई सूचना नीचे वाले कर्मचारी को देनी है तो वो डायरेक्ट नहीं देगा। चेन नेटवर्क में, चेन नेटवर्क में वो डायरेक्ट नहीं देगा, वो टीम लीडर को देगा और टीम लीडर अपने अधीनस्थ को देगा। ठीक है, अगर हम देखें इसमें तो जो ए है वो कोई भी सूचना है वो सिर्फ बी को दे सकता है, और जो बी है वो जो सूचना है वो सिर्फ ए को भी दे सकता है और सी को भी दे सकता है। इसी तरह जो सी है वो बी को भी देगा और डी को भी देगा, और जो डी सी को देगा और ई को देगा। ठीक है, पर अगर हम चाहें कि बी जो है वो ई को दे दे सूचना तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो या तो ए को देगा या तो सी को देगा, और जो डी है वो जो सूचना है, अगर वो चाहकर भी वो सोचे कि मैं ये सूचना ए को दे दूं तो वो ए को नहीं दे सकता है। ठीक है, उसे वो सूचना सी को देना होगी और सी जो है वो बी को देगा, फिर वो बी के पास वो सूचना, सॉरी, फिर वो बी है वो ए को सूचना देगा। ठीक है, तो ये हमारा चेन नेटवर्क कहलाएगा। अब इसमें लिखा क्या है कि इस प्रकार के संचार में जानकारी या संदेश का प्रवाह अप और डाउन पदानुक्रम में होता है। ठीक है, कि देखो इसमें भी एक चेन बन रही है, ए बी को दे रहा है और बी सी को दे रहा है, मतलब जो सी है वो सबका बॉस है और जो बी और डी है वो एक अलग अलग डिपार्टमेंट वाले हैं। ठीक है, और फिर बी और डी के नीचे देखा जाए ए और ई है जो उनके एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, तो ये हमारा चेन नेटवर्क है। फिर आता हमारा स्टार नेटवर्क। सॉरी, शायद इमेज ऊपर लग गई। भैया ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी? हाँ सर, बिल्कुल मिल जाएगी। इसमें ये जो है इमेजेस है ना वो थोड़ी लग नहीं पाई थी मोबाइल से के कारण, तो इसलिए वो आपको अभी दी नहीं गई है। तो इस वाले नेटवर्क में होता क्या है, हेलो, आपकी आवाज जी नहीं आ भैया भैया आ रही है। इस नेटवर्क में क्या होता है कि इसमें जो सूचना है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति देगा। ठीक है, और जो बाकी के लोग हैं वो भी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, वो भी सिर्फ एक ही व्यक्ति को सूचना देंगे। ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे तो जो ई है वो सेंटर में, ठीक है, वो कोई भी सूचना सी को देगा, डी को देगा, बी को देगा, ए को देगा। ठीक है, अगर ए को कोई सूचना देनी है तो वो पहले ई को देगा और फिर ई उस सूचना को
अन्य लोगों को प्रेषित करेगा। अब इसमें ये नहीं होगा कि जो ए है वो डायरेक्ट जाके बी को दे दे, इस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं होगा, या बी जाके डी को दे दे, नहीं। सब लोगों को सूचना एक बंदे को देना होगी, फिर वो बंदा अलग अलग लोगों को सूचना प्रेषित करेगा। तो इतनी सी चीज है स्टार नेटवर्क में। और ये, हाँ, जो ये स्टार नेटवर्क है इसे व्हील नेटवर्क भी कहते हैं। इस प्रकार के संचार में टीम लीडर के माध्यम से समूह के सदस्यों के बीच सूचना और संदेश का प्रभाव होता है। ठीक है। फिर है सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क में सिर्फ इतनी सी बात है कि आप अपने, जो आपके समीप वाला व्यक्ति है, सिर्फ आप अपनी सूचना सिर्फ उसी को दे सकते हो। ठीक है। जैसे ए है, वो अपनी सूचना बी और एफ को दे सकता है। ठीक है। और जो बी है वो जो सूचना है वो ए को दे सकता है या सी को दे सकता है। जो आपके सबसे निकटस्थ है, आप सिर्फ सूचना उसी को दे सकते हैं। आप सोचो कि बी जाके ई को दे दे डायरेक्ट, नहीं। वो सूचना बी के द्वारा अगर ई को देनी है तो वो बी के द्वारा सी को जाएगी, सी से डी को जाएगी और फिर ई को जाएगी। अब इसमें देखना यह है कि सर्कल जो नेटवर्क है और अपना चेन नेटवर्क जो है वो थोड़े एक जैसे हैं, पर इसमें जो अंतर ये है कि अगर हम देखा जाए, चेन नेटवर्क है, मान के चलिए कि कुछ इंफॉर्मेशन, आवश्यक इंफॉर्मेशन है जो ई तक जानी है। ठीक है। तो ए को ई को कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है तो वो पहले बी को देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा और डी ई को देगा। अब मान के चलिए बीच में सी आया ही नहीं और इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, तो कैसे जाएगी? जाएगी नहीं, क्योंकि ए बी तक पहुंचा सकता है, बी डी को कैसे पहुंचाएगा क्योंकि सी है ही नहीं है। ठीक है। पर सर्कल नेटवर्क में मान के चलिए कि कोई एक व्यक्ति नहीं है। ठीक है। पर कोई इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है ई तक पहुंचानी है, मान के चलिए इधर से सी गायब है, तो ए एफ को कह देगा, एफ ई को पहुंचा देगा। तो ये जो क्या कहते हैं चेन नेटवर्क और सर्कल नेटवर्क में ये एक अंतर है। ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि इस संचार में समूह के सदस्य केवल समीप वाले सदस्य से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सर्कल नेटवर्क आ गया, हो गया। अब है ऑल नेटवर्क, ऑल चैनल नेटवर्क। ऑल चैनल नेटवर्क में होता ये है कि इसमें देखा जाए कोई भी किसी से बात कर रहा है। ठीक है। डी बी से बात कर रहा है, इसमें कोई हैरारकी तो है, पर इसमें स्वतंत्रता दी गई है कि आप किसी से भी बात कर सकते हो, ऐसा नहीं कोई रोक टोक हो। ए जो डी है वो ए से भी बात कर रहा है, डी बी से भी बात कर रहा है, डी सी से भी बात कर रहा है, और जो ए है वो ई से भी बात कर रहा है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि भैया कि आप कि लिमिटेड व्यक्ति से बात कर सकते हो। जो आपकी सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सिर्फ आपको इन्हीं व्यक्तियों को देना है, आसपास वालों को देना नहीं। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो भी सूचना है वो कोई भी व्यक्ति किसी को भी दे सकता है। ठीक है। इसकी थ्योरी में यह है कि एक समूह के सभी सदस्य सक्रिय रूप से एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से संचार करते हैं, मतलब फ्री होके आप किसी को भी कोई भी सूचना दे सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगला है इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी में इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें एक एरो कम है, ए और बी के बीच भी एक एरो बनेगा, जो कि इसमें दिया नहीं है, आप लोग लगा लेना। ठीक है। तो इसमें यह है कि जो सी है और डी, हम पहले देख रहे थे कि जो अधीनस्थ हैं, एम्प्लॉय हैं, वो टीम मैनेजर से बात कर रहे थे, टीम मैनेजर या बॉस से बात करता था। इस तरीके की एक हायरार्की, इस तरीके का एक सिस्टम चलता था। पर इसमें क्या है कि जो अधीनस्थ है वो बी से भी बात कर सकते हैं और ए से भी बात कर सकते हैं। इसी प्रकार जो बॉस है वो अपना मैसेज, जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहता है, वो डायरेक्ट टीम मैनेजर को भी दे सकता है और सी और डी को भी दे सकता है। एक और है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये है अल्फा नेटवर्क। ये वाई लिख गया क्योंकि मोबाइल में अल्फा नहीं आता है, तो इसलिए वाई लिख दिया। इसे अल्फा नेटवर्क ही पढ़ना आप लोग। इसमें क्या है कि जो सी है वो टीम मैनेजर है। ठीक है। और डी और जो ई है वो उसके नीचे है। अगर डी और ई को कोई जो सूचना है अपने बॉस तक पहुंचानी है,
ए और बी तक, तो वो अपनी पूरी सूचना जो है वो सी को देंगे, ठीक है, और सी ए और बी को देगा। इसी तरीके से दो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो बॉस हैं, उनको कोई सूचना डी और ई तक पहुंचानी है तो वो सी को दे देंगे सूचना, और सी जो रहेगा वो डी और ई तक पहुंचा देगा सूचना को, ठीक है। तो ये अल्फा नेटवर्क कहलाएगा हमारा, ठीक है। इसके आगे जो इनफॉर्मल है वो हम कल देख लेंगे क्योंकि समय हो गया है। और इससे संबंधित ठीक है। आपको किसी भी कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। सर पीडीएफ देंगे क्या? बिल्कुल मैम, आपको पीडीएफ दे जाएगा, पर इसमें अभी थोड़ी सी डिजाइन डलनी है और वो डिजाइन डल नहीं पाई है। हाँ भाई, वो आप देखते होंगे ना, वो येलो ये येलो। डिजाइन वगैरह डाल लेना चाहिए। हाँ, डिजाइन क्या? वगैरह डाल के फिर सेंड कर दो थोड़ा, डिजाइन वगैरह करके फिर भेज देना, ठीक है। जी बिल्कुल साहब, आपको डिजाइन वाला ही मिलेगा, सादा नहीं देंगे आपको। हाँ बिल्कुल सही। नहीं भैया, वैसे ये भी पीडीएफ अच्छी है, इसमें क्या बिना है, डिजाइन के भी clear है। इसमें इसमें ये मैंने गूगल इसमें बनाई है। इसमें जब मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहा हूँ मोबाइल से, तो हो ये रहा है कि इसमें जो फॉन्ट है वो चेंज हो जा रहा है। इसमें जैसे जो हलंत वगैरह लगाए वो अलग अलग हो जा रहे हैं, थोड़े वर्ड भी अलग अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत आ रही थी, तो मैंने अभी राहुल जी से बात करी थी, तो वो कह रहे थे ये हो जाएगी, ये आपको पूरी पीडीएफ आपके लिए बनाई है भाई। और भैया कोई बहुत अच्छा है, ये जी भैया। हिंदी वालों के लिए अति उत्तम है, अति अच्छा, उत्तम है हिंदी वालों के लिए। जी सर। सर पांचवा और छठवा समझा दीजिए तो फिर से। कौन सा वाला मैम, नाम बताइए। क्या इन्वर्टेड वी वाला और अल्फा नेटवर्क? अल्फा नेटवर्क। इन्वर्टेड वी और अल्फा। इन्वर्टेड वी में देखिए, जो बॉस है, पहले हम देखते हैं कि अगर हम नॉर्मल देखें कि बॉस को कोई बात कहनी है तो वो किससे कहेगा, टीम लीडर से। और जो टीम लीडर है वो एम्प्लॉयज से बात करेंगे, ठीक है। मान के चलिए आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपके ऊपर एचओडी है, एचओडी के ऊपर है वीसी। अब वीसी को कोई बात कहनी है तो वो पहले एचओडी से कहेंगे और एचओडी स्टूडेंट को बताएगा वो बात। ये हम नॉर्मल अभी तक देखते आए, ठीक है। पर अगर हम देखें इन्वर्टेड वी में हो क्या रहा है, जो वीसी है वो डायरेक्ट स्टूडेंट से बात कर रहा है, ठीक है। ऐसा भी कर सकता है, वो डायरेक्ट एचओडी से बात कर ले और फिर एचओडी वो सूचना आप लोगों तक पहुंचा दे, ठीक है। या जो स्टूडेंट हैं वो जाके एचओडी से भी बात कर सकते हैं और वो जाके डायरेक्ट वीसी जो है उससे बात कर सकते हैं। तो ये जो होगा अगर वो होगा इन्वर्टेड वी, ठीक है। क्लियर हुआ इन्वर्टेड वी आपको? मतलब ये है कि इसमें पद का कहीं पे ये नहीं रहेगा, बैरियर नहीं रहेगा। हाँ, पद का वेरिएंट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। पर इसमें ये है कि ये एक ही डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है। पर अलग डिपार्टमेंट के व्यक्ति हुआ तो आप अलग डिपार्टमेंट के व्यक्ति से बात नहीं कर पाओगे इसमें, ठीक है। सिर्फ आप योग विभाग के हो तो आप सिर्फ योग विभाग वालों से ही बात करोगे। आप अर्थ साइंस हुआ, लाइफ साइंस हुआ, इन लोगों से बात नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इन्वर्टेड बी, ठीक है। अब है हमारा अल्फा नेटवर्क। अल्फा नेटवर्क मान के चलिए आपके दो डिपार्टमेंट के बीसी हैं, एक हुए हमारे साइकोलॉजी के और दूसरे हुए हमारे योग के, ठीक है। अब उनको कोई सूचना स्टूडेंट तक पहुंचानी है तो वो दोनों क्या करेंगे, किसी एक असिस्टेंट प्रोफेसर को पकड़ लेंगे, उनको सूचना दे देंगे। अब वो जो सूचना है उनके माध्यम से आप लोगों तक आ जाएगी, ठीक है। यदि आपको कोई सूचना क्या कहते हैं एचओडियों तक पहुंचानी है योगा या साइकोलॉजी वालों को, तो आप क्या करोगे कि वो जो सूचना है वो असिस्टेंट प्रोफेसर को दोगे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर आपके क्या कहते हैं जो अन्य डिपार्टमेंटों के जो साइकोलॉजी और योगा के एचओडी थे उन तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा नेटवर्क कहलाएगा। क्लियर हुआ आपको ये? जी क्लियर हो गया, थैंक यू।